नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि आज जो है, स्वागत है हेमंत भाई। आज ये हम लोग का अपना रोना धोना है। अब किराए की रुदाली तो हम मंगा नहीं सकते हैं, तो खुद ही अपना रोना धोना रो लेते हैं। और ये हमारा रोना धोना नहीं है, ये इस देश का रोना धोना है। बहुत सारे भक्त आते हैं, कहते हैं ना, शुरू हो गया तुम लोग का रोना धोना। बहुत सारे आते हैं। अभी जैसे ही बंगाल में ईवीएम रात में कल खोल दिया, कल शाम में 4 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिया ईवीएम वाला, ये सब खबरें जब दिखाए तो उसमें कमेंट में आने लगा कि रोना धोना शुरू हो गया तुम लोगों का। रोना धोना भैया हमारा नहीं है। आपके जो आका है ना, पापा, उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी कि दुनिया तुम्हारे हालात पर रो रही है। अब रो रही है कि हंस रही है तो तुम लोग तय करो, लेकिन दुनिया अब मोदी जी कहते हैं ना, हमारी ओर देख रही है। वाकई दुनिया हमारी ओर देख रही है। क्यों देख रही है? नाम गिनते जाइएगा, हो सकता है मैं न गिना पाऊं। और आज आज हमें क्षमा करें जिन जिन महानुभावों का नाम मैं लेने जा रहा हूं। क्यों क्षमा मांग रहा हूं? इसलिए नहीं कि आप लोगों का रसूख कद बहुत बड़ा है। क्षमा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आज अपनी जुबान से आप लोगों का नाम लेना पड़ा। इसलिए अपनी जुबान से नाम लेना पड़ रहा है। आज ठीक दिन नहीं है हमारा। अंजना, वो मेरे प्रधानमंत्री वाली रूबिका, चित्रा, अभी अंजना ओम कश्यप का झालमुड़ी आपने देखा था? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि देखिए सर, ये तो अब झालमुड़ी आज तक नहीं, अब झालमुड़ी के पीछे पड़ गए ये लोग, झालमुड़ी वीडियो बना रहे हैं। वो अर्णब गोस्वामी, मुझे दो 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 दो, वो कौन, अजय देवगन नहीं, वो क्या नाम है, कोई देवगन एक है, वो देवगन। बहुत सारे ऐसे हैं, इन कितने का नाम ले, ये बहुत सारे ऐसे हैं। पूरा झुंड है, ये झुंड। इस झुंड ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के सामने मोदी की ढोल फाड़ दी है। पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। उस इंटरनेशनल रिपोर्ट में अंबानी और अडानी का भी खेल खुला है। और उस रिपोर्ट में लिखा है, कोट अनकोट, अनौपचारिक आपातकाल भारत के लिए लिखा है। बहुत आपातकाल पे चर्चा करवाना चाहते हो ना संसद में, करवाओ एक बार संसद में चर्चा। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट में अगर भारत में अनौपचारिक आपातकाल लिखा हुआ है तो विशेष सत्र बुला लीजिए नरेंद्र मोदी जी और करवा लीजिए चर्चा। करवाइए। हम लोग बोलेंगे नहीं, दर्शक दीर्घा में ही बिठा दीजिएगा, वहीं से जरा सुन लेंगे इस अनौपचारिक आपातकाल के बारे में, जिसे दुनिया में बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अनौपचारिक आपातकाल है। मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाता हूं, उसके बाद इस पे चर्चा शुरू करेंगे। हेडलाइन ले आइए भैया, लाइए। इंडिया ड्रॉप्स टू 157th इन 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, उसमें रैंकिंग तैयार होती है। दुनिया भर में जितने देशों को आप, जितने मुल्कों को आप जानते हैं नॉर्मली, वो सब आपको टॉप 50 में दिखेंगे, टॉप 100 में दिखेंगे। भारत से नीचे कौन है, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। भारत से नीचे वही देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। भारत से नीचे डेमोक्रेटिक कंट्री मुझे कोई नजर नहीं आई। सारे वो देश हैं जहां पर तानाशाही है और जहां पर क्रूर तानाशाही है। तो आप उसी के मुकुट बन के, अगर वही नीचे हैं आप उनके ऊपर हैं, उन्हीं को बस आप नीचे रखे हुए, तो आप तो उनके मुकुट बने बैठे हैं। 157th रैंक है और लगातार प्रगति कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। पिछली बार 151 था, इस बार 157 पर ले गए। और इतने पे नहीं, 158 पर पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान ही से तो मोदी जी का कंपटीशन है, कुल कंपटीशन पाकिस्तान से है। तो 157 पर पाकिस्तान 158 पे था, वो 153 पे चला गया और इंडिया 151 से 157 पे चला गया। मतलब पाकिस्तान को पछाड़ते हुए। अब यही कहेंगे, अगर हम ये कहते कि पाकिस्तान से पिछड़ गए तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे ना। तो हम पाकिस्तान से भी, हकीकत यही है कि पीछे चले गए, उससे भी बदतर हालात।
बांग्लादेश, बहुत बांग्लादेश में स्थिति खराब बताई जा रही है ना, बांग्लादेश से भी बदतर हमारे हालात हैं। और नेपाल, नेपाल तो हमसे बहुत ऊपर है, नेपाल अंडर 100 है, शायद 87th है। नेपाल के मुकाबले तो हमारी महा घटिया स्थिति है भाई। नेपाल को इस मामले में हम तारीफ करेंगे, उसके लिए 2 तालियां भी बजानी हो तो बजा दी जाए। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। इंडिया स्लिप्स 6 प्लेसेज इन ए ईयर, एक साल में 6 स्थान खिसका है। पाकिस्तान गोज अप 5 नोचेज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। उसने, पाकिस्तान ने 5 पायदान की छलांग लगाई है और भारत 6 स्थान पीछे फिसल के गिरा है। इंडिया बिहाइंड, यहां पे देखिए लिखा भी है हेडलाइन में, इंडिया बिहाइंड पाक एंड बांग्लादेश ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आगे चलिए, आगे चलिए। इंडिया स्लिप्स टू 157 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। इस दौर में देखिए, फोटो में देखिए हथकड़ियां लगी है ना, बेड़ियां लगी हुई हैं। ये बेड़ियां हाथों में दिख रही हैं, ये बेड़ियां जुबान में लग गई हैं, जीभ में, जीभ को नत्थी कर दिया गया, ना दिया गया है जीभ को। मुंह पे जाबा जो बैलों को पहनाते थे पहले ना, वो मुंह पे जाबा पहना दिया गया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों में से भारत 157वें पायदान पर फिसला। मतलब भारत से नीचे मात्र 23 देश हैं पूरे दुनिया में, सिर्फ 23 देश। उसमें इरिट्रिया है, उत्तर कोरिया है, चीन है। आगे चलिए। और अनौपचारिक आपातकाल जैसी स्थिति, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें स्थान पर। चलिए जरा भीतर की खबर एक जो है दिखा दीजिए, भीतर की खबर दिखा दीजिए, एक खबर दिखाइए, फिर हम आ जाए चर्चा पर। ये देखिए, आरएसएफ ने भारत में प्रेस की आजादी के संकट के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा है, देखिए साफ साफ, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं कि इससे ये ना कहिए कि मोदी जी इससे पल्ला झाड़ सकते हैं। ये सीधा उसमें मोदी जी अंडरलाइन किया गया है कि इसका क्रेडिट मोदी जी क्रेडिट सबको देना चाहते हैं ना, इसमें पूरा क्रेडिट मोदी जी के नाम पे है। पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मीडिया स्वामित्व का अत्यधिक केंद्रीकरण और मीडिया संस्थानों का तेजी से किसी खास राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाव, इन सब के कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्रता संकट में है। इस देश पर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हिंदू राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतीक हैं। ये जो लिखा है, ये वायर ने नहीं लिखा है, ये वही हिस्सा है जो उस रिपोर्ट में है। आगे चलिए। देश की फैक्ट फाइल में कहा गया है कि भारत में मीडिया परिदृश्य व्यापक तो है, लेकिन 2014 में, देखिए फिर कोट अनकोट है, 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और उनकी पार्टी तथा बड़े मीडिया घरानों के बीच निकटता बढ़ने के बाद मीडिया एक अनौपचारिक आपातकाल जैसी स्थिति में आ गया है। यहां पर वो भी ध्यान दीजिएगा, उनकी पार्टी और मीडिया घरानों की निकटता। आरएसएफ के अनुसार मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह 70 से अधिक मीडिया संस्थानों का मालिक है, 70 से अधिक। जबकि 2022 के अंत में एनडीटीवी का अधिग्रहण गौतम अडानी, एक और बड़े कारोबारी जो मोदी के भी करीबी हैं, द्वारा किया जाना मुख्य धारा की मीडिया में विविधता के खत्म होने का संकेत माना गया है। तो एनडीटीवी ये एजेंसी भी, आईएनएस वगैरह भी सब खरीद लिया है। आरएसएफ ने गोदी मीडिया के बढ़ते चलन का भी जिक्र किया। यह शब्द मोदी के नाम और गोद से मिलकर बना है, गोद नहीं, लैप डॉग्स ब्रैकेट में है, उससे ज्यादा क्लियर होगा, लैप डॉग्स। अब हटा दीजिए इसको। एक जो है मैं दिखा दूं आपको, इसमें जो रैंकिंग में पॉइंट्स कौन सा कलर होता है तो उसके मायने क्या होते हैं, वहीं से हम हेमंत भाई शुरू करेंगे। जरा ले आइए भैया, वो दिखा दीजिए। ये नहीं, ये बाद में दिखाइएगा, ये तो देशों का इसकी जब चर्चा होगी। एक और है जिसमें है कि हाँ, ये यहाँ पर 85 से ज्यादा पॉइंट जिनको मिले होते हैं वो गुड होते हैं, मतलब वहां पर स्थिति अच्छी है।
70 से 85 पॉइंट के बीच। और ये कलर आपको जब अभी वो लिस्ट जो इसके पहले फोटो दिखाई थी ना हमारे टीम ने, उसमें आपको कलर दिखेंगे भी ऊपर से नीचे तक, तो वो कलर बताते हैं कि वो किस श्रेणी में आते हैं। ये सेटिस्फैक्ट्री 70 से 85 पॉइंट सेटिस्फैक्ट्री है, 55 से 70 पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है। सोचिए ये जो पीला रंग दिखेगा प्रॉब्लमेटिक है, हम इसमें नहीं है, हम तो इससे बहुत दूर हैं। जहां पर ये वाला लाल है, सुर्ख लाल, जिसको ब्लड आप कह सकते हैं, ब्लड रेड, ये 40 से 55 वाला जो है डिफिकल्ट है। और बिल्कुल जो है मेहरून कलर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हो गया जहां पर 40 पॉइंट से नीचे, 40 पॉइंट से नीचे, वहां वेरी सीरियस कंडीशन है। और भारत जो है ये वेरी सीरियस में है। अब वो फोटो दिखा दीजिए, तभी मैं हेमंत भाई के पास चलूं। वो फोटो दिखा दीजिए जो अभी दिखाया था आपने, जिसमें सारे देश हैं भैया। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सबसे जो डार्क मेहरून वाला है, ये आखिरी वाला जो पूरा का पूरा जो है कॉलम है, उसमें आखिर में आपको दिख रहा होगा पूरा डार्क वाला मेहरून वाला, इसी में भारत है। सबसे आखिर में आप देखिए, सबसे आखिर उसमें भारत है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर, 151 से शुरू हुआ है, 7वें नंबर पर। यानी पूरी दुनिया में सबसे गंभीर स्थिति वाले जो देश है ना, उसमें से भारत है, सबसे गंभीर हालत। बस अब हेमंत भाई के पास चलिए, इतनी गंभीर हालत है कि हेमंत भाई के पास चलना पड़ेगा। आप देखिए हेमंत भाई, बिल्कुल सुर्ख लाल हैं। अर्बन आशीष भाई, नक्सलवाद तो नहीं है, अर्बन नक्सलवाद तो नहीं है भाई, सावधान आशीष रहिए। भाई, आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नया भारत है, विश्व गुरु भारत है, और उसकी अपनी परिकल्पनाएं हैं, उसको साधने के अपने तरीके हैं, माध्यम हैं, और डंका बजाने के अलग अलग वो। ये वो डंका है जो कभी किसी ने ना सुना था, ना जिसने कभी कल्पना की थी, और खासतौर पर हमारे संविधान निर्माताओं। हम ये कार्यक्रम क्यों लेकर के, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश और दुनिया में एक खास तरह का डंका बज रहा है, और हकीकत क्या है वो लाने की जिम्मेवारी हमारी। 100 के स्केल पे आपको पता है भारत का नंबर, भारत के कितने मार्क्स हैं इस बार? जो ये आया है रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर्स, आरएसएफ बोलते हैं इसको, पहले इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर बोलते थे। इसका पेरिस में हेडक्वार्टर है, और ये 100 के स्केल पे जज करते हैं। आपने दिखाया वो एक बार चार्ट दोबारा दिखा दीजिए, गुड 85 पॉइंट, सेटिस्फैक्ट्री 70, ताकि मैं आपको ये बता दूं कि भारत के कितने हैं। इस पूरी कैटेगरी में भारत कहीं नहीं है महोदय, और भारत ने जो स्कोर किया इसमें वो 31.96 है, बहुत 31.96। तो वो तो नॉट क्लासिफाइड से भी बहुत नीचे की चीज है, इसीलिए अघोषित आपातकाल का उसको नाम दिया गया है। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा आशीष भाई, ये डंका ऐसे ही नहीं बजा, इसके लिए पूरी मेहनत की है। दिन में 18-18 घंटे काम किया, सारे काम किए, उसके बाद ये परिस्थिति बनी। जब 2014 में डंकापति आए थे देश में पहली बार, उस समय भारत का जो इसमें रैंकिंग थी, हटा दीजिए इसको, कोई बात नहीं, उस समय भारत की जो रैंकिंग थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, दैट वाज एट 140। आज 12 साल में केवल 17 पॉइंट घटी। ठीक, हालांकि कुछ भक्तों जो ज्यादा विद्वान है वो ये मानेंगे कि देखिए बढ़ गई, बहुत अच्छा हो गया, 140 थे 157 ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे कुपड़ आजकल भारत में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो 12 साल में 17 रैंकिंग घटी। आप सोचिए अगले, और इसी साल के अंदर, जिस साल की मैं और आप बात करें 2026 की, इसमें 6 पॉइंट घटे हैं, 6। और साल कितने बजे हुए सरकार के? 3। तो अगर इसी गति से मोदी जी लगे रहे पूरे संघर्ष और मेहनत के साथ, तो 175 पे तो आप आ ही जाओगे, आ जाएंगे ना इस गति से। फिर एक साल और चाहिएगा, फिर आप 181 करोगे, नई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 6 की स्पीड है आपकी और देश 180। ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। और जो कोट अनकोट उन्होंने भारत का पूरा परिदृश्य बताया है, जो इंडिया चैप्टर होता है, एक देश का अलग अलग चैप्टर होता है, यूं ही नहीं हवा में मार दिया कि मुझे आशीष तरंसी की शक्ल पसंद नहीं आई तो उनको उठा के पीछे पटक दिया। नो, बहुत गंभीर पैरामीटर्स हैं हर एक चीज के, और हर चीज स्टेब्लिश की जाती है उसके। तो 31.96 स्कोर आउट ऑफ 100, ये कोई छोटी चीज नहीं है आशीष भाई। और इसको किन पैरामीटर्स पे देखा जाता है, जरा वो भी देख लीजिए। जो रिपोर्टर्स हमारे हैं, पत्रकार साथी, वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं अलग अलग मोर्चों पे, उस सारे को देखा जाता है इसमें।
इसमें क्या है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल एंड सेफ्टी, डेफेमेशन एंड सिक्योरिटी लॉज अगेंस्ट मीडिया, यानी कि मीडिया का परिदृश्य ओवरऑल इन पैरामीटर्स में कहां खड़ा हुआ है, ये सारे का सारा क्राइटेरिया इसका है। और आज की तारीख में आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया रैंक्स बिलो नेपाल एंड ट्रेल्स नेबर्स लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान आज की तारीख में 153वें नंबर पे है। हम एक चीज जरूर कहेंगे, जो फिर मैं भक्तों के लिए बता दूं, कि आप चीन और पाकिस्तान से आगे हैं। चीन और पाकिस्तान से वो हमसे बहुत पीछे, क्योंकि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान तो हमसे ठीक है, बेहतर स्थिति में। नहीं, चीन और रूस, माफ कीजिए, चीन और रूस। हाँ, रूस, वो रूस से भगत खुश हो जाएंगे ना थोड़े से, तो इसलिए मैंने थोड़ा रूस का बताया उनको, कि भक्तों को भी तो खुश रखना हमारी ड्यूटी है ना भाई, और कोई थोड़ी करेगा उनको। तो ये सारी की सारी चीज जो है, ये आज की तारीख में है। भारत की रैंकिंग 157 में, केवल कल्पना करिए इस बात की, और किसने सोचा होगा ये कि ये स्थिति भी आएगी देश के साथ। भारत के लगभग सभी देश, केवल एक चाइना को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान 153 में, भूटान 150 में, नेपाल 87 में, श्रीलंका 134 में, बांग्लादेश 152 में। हालांकि चीन 178वें स्थान पर जरूर है, क्योंकि चीन के अंदर कोई दावा भी नहीं करता, क्योंकि चीन इज नॉट द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। चीन मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता भी नहीं। हमारे वाले तो बताते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं पूरी दुनिया में घूम घूम के। इस बार उन्होंने फादर भी ढूंढ लिया, फादरलैंड ढूंढ लिया थे, फादरलैंड भी ढूंढ रखा है अभी। हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी थे, फिर एक फादरलैंड भी मिला। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है आशीष भाई, ये उस भयावहता की ओर इशारा कर रही है। और स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है, जो 40 से नीचे वाली जो स्थिति है, 100 में से 40 से नीचे, उन्होंने इसको अनौपचारिक आपातकाल जैसी स्थिति, कोर्ट, ये कहा है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, और एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक गंभीर मंथन की चीज एक जरूर जी। बहुत गंभीर है भैया, बहुत गंभीर। ऐसे हालात में गंभीर। देखिए, मैं फिर से कहूं, हमारे यहाँ लोकतंत्र का पाखंड मत करिए। हम ये कार्यक्रम ही नहीं करेंगे। हो सकता है तो न्यूज लॉन्चर ही ना होता। आप लोकतंत्र का पाखंड बंद कर दीजिए। हो सकता है हम न्यूज लॉन्चर ही बंद कर दें। भाई, लोकतंत्र ही नहीं है तो कब सवाल किससे करेंगे? या लोकतंत्र के लिए हम कुछ इनिशिएट करेंगे? नहीं तो घर बैठेंगे। लोकतंत्र है तब तो हम सवाल कर रहे हैं। आप लोकतंत्र का पाखंड भी करोगे, चीन और रूस से किसमें नहीं तुलना करके कि चीन और रूस हमसे पीछे, हम तो सुपर पावर हो गए, इसमें भी कर सकते। देखो, हम सुपर पावर हो गए, चीन और रूस सुपर पावर है, हम उनसे आगे तो हम उनसे बड़े सुपर पावर हो गए। रामदेव नहीं बन सकते, आप पाखंड कर रहे हो। लंगोट भी पहनो, सलवार भी पहनो, कैसे होगा भाई? बताओ हेमंत भाई, लुंगी लंगोट भी पहन रहे हो, सलवार भी पहन रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। आप डेमोक्रेसी हो। और कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। रामदेव ने जो किया वही बता रहा हूँ। जो है ये कोई जो है, आप डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी में कितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं? मुझे आप एक बार लिस्ट देख के, आपने पूरी लिस्ट देखी है, घंटों उस पर काम किया है, बता दीजिए कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो भारत से नीचे है, बदतर स्थिति में? नहीं, वो तो देखिए, मोदी जी फिर विश्वगुरु तो विश्वगुरु भी तो बनना ही था ना। तो विश्वगुरु बनोगे तो उसके कुछ खामियाजे भी भुगतिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। मोदी जी ने वही किया जो उनको सबसे अच्छा करना आता है। अब आप ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊपर वाले तो देश देख लेगा अपने आप, नीचे कौन कौन है, हमसे भी खराब स्थिति में कौन कौन है, वो देखना बड़ा जरूरी है। हमारे बाद यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद वेनेजुएला है, फिर क्यूबा है, सूडान है, इराक है, तुर्की है, यमन है, बेलारूस है, म्यांमार है, डिजबूती है, निकारागुआ है, इजिप्ट है, बहरीन है, अजरबैजान है, रशिया है 172वें नंबर पे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी कभी दावा नहीं करते। वो वैसा ही चुनाव जीतते हैं जैसा मोदी जी जीतने की फिराक में है गणेश गुप्ता की मदद से, वैसा ही चुनाव जीतते हैं। हर चुनाव में उनकी 2 से 3% पॉपुलरिटी बढ़ जाती है, देखा होगा आपने लगातार। उसके बाद रशिया के बाद तुर्कमेनिस्तान है, फिर 174 पे वियतनाम है, फिर अफगानिस्तान है, फिर सऊदी अरब है, ईरान है, चाइना है। चाइना 178वें नंबर पे है, नॉर्थ कोरिया है, और उसके बाद इरिट्रिया है। इरिट्रिया। अब मैं जो आपको बात करना चाहता आशीष भाई, वो थोड़ी सी गंभीर बात है। मैं ये पूरा चैप्टर, इंडिया चैप्टर दिखाना चाह रहा था आरएसएफ की सील हाउस के साथ, लेकिन वो सारा अंग्रेजी में है, और उसको ऐसी उसमें नहीं कि उसका केवल स्क्रीनशॉट हम दिखा सकते। देन आई ट्राइड कि इसको जितनी सिंपल से सिंपल भाषा में
देश के लोगों को वो कौन कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे वो एक अलग पक्ष है, लेकिन मेरा और आपका ये धर्म है कि हम उनको एक एक परिस्थिति से अवगत जरूर करा दें। हमारा पत्रकारिता का नैतिक धर्म यही कहता है। ठीक, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर ये पिछले 25 साल से ये सारा काम कर रही है और 180 देशों का दिखाती है लगातार। मैंने आपको बताया जब मोदी जी आए थे 2014 में तो भारत इस इंडेक्स में 140वें नंबर पे और आज 157वें नंबर पे है, और पिछले केवल एक साल के अंदर 6 पायदान नीचे गिरा। एक साल में 6 पायदान गिरना मजाक नहीं होता, बेहद बेहद गंभीर स्थिति है। और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली उसमें कहा क्या है आरएसएफ ने, पूरी दुनिया के बारे में कहा, फिर इंडिया के बारे में। उसने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में पत्रकारिता की स्थिति में चिंताजनक गिरावट देखी जा रही है। भले ही कुछ जगहों पर सीमित सुधार हुए हों, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति गिरावट की ओर है। पिछले एक साल में कानूनी सूचकांक में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत है कि दुनिया भर में पत्रकारिता को बढ़ते हुए अपराध की तरह देखा जा रहा है, यानी कि जर्नलिज्म एक क्राइम जैसी स्थिति है। आपने न्यूज लॉन्चर का जिक्र किया कि न्यूज लॉन्चर में आप पूछेंगे, हम तभी पूछेंगे ना जब न्यूज लॉन्चर बचेगा। अब जो प्रयास चल रहे हैं लेटेस्ट, उसमें क्या था पहले, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे और थे, क्या था उनको कि सरकार उनको सलाह देती थी और 36 घंटे में उतारना होता था, हटाना होता था। आज की तारीख में क्या है और आगे क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग उस बात को मानते नहीं। कई सोशल मीडिया के हैंडल्स ऑथोराइज कर दिए, उसके अंदर सहयोग पोर्टल खोल दिया गया है, उसमें मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं 1 मिनट में आपका चैनल बंद करा सकता हूं, कहीं घूमते रहना आप जाओ, कोई अपील कोई दलील नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी एडवर्टाइजर सरकार है और वो सारे के सारे कोई लोकतंत्र के रक्षक नहीं है। मार्क जकरबर्ग से लेकर के ये एलन मस्क से लेकर के जितने ये यूट्यूब और सारी चीजें, सबको धंधा कमाना है। तो वो सारी चीज आशीष भाई भारत में अभी तो 157 में पे आए, माफ कीजिएगा, ये अगर 4 साल 3 साल जो बाकी बचे इसको पूरे कर गए तो यहां होगा वही जो मैंने आपको बताया। रूस तो बहुत पीछे रह जाएगा। आज की तारीख में परिस्थिति है भाई वो पूरी की पूरी। अमेरिका अब जाके इंडिया की छोड़िए, कुछ दिन के लिए अपने ताऊ के पास चलिए, भक्तों के ताऊ के पास। अमेरिकी महाद्वीप में भी स्थिति नकारात्मक रूप से बदली है। अमेरिका 7 स्थान नीचे फिसल गया है और कई लैटिन अमेरिकी देश हिंसा और दमन के चक्कर में और गहरे फंसते जा रहे हैं। ठीक, भारत का मैंने बताया आपको 157वां स्थान। आरएसएफ ने भारत की आजादी के संकट के बारे में जो कुछ कहा वो आपने कोट अनकोट बता दिया। आगे चलते, भारत में यह सूचकांक राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और सुरक्षा ढांचे जैसे कई मानकों पर आधारित है और भारत के इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग स्कोर दिए गए हैं। और जब उस सारे को आपने एवरेज आउट किया तो 31.96 बना। और भारत की फैक्ट फाइल में क्या कहा गया आशीष भाई, जरा एक बार उसको सुन लीजिए। कहते हैं रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स, भारत में मीडिया परिदृश्य व्यापक तो है, स्प्रेडेड तो है, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और उनकी पार्टी तथा बड़े मीडिया घरानों के बीच निकटता बढ़ने के बाद मीडिया एक अनौपचारिक आपातकाल जैसी स्थिति में आ चुका है। कोट, आरएसएफ कहता है मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह 70 से अधिक मीडिया संस्थानों का मालिक है, जबकि 2022 के अंत में एनडीटीवी का जबरन अधिग्रहण गौतम अडानी द्वारा किया जाना मुख्य धारा की मीडिया में विविधता के खत्म होने का संकेत माना गया है। ठीक, ये सारी की सारी परिस्थिति है। और प्रधानमंत्री जी का विशेष जिक्र किया गया है, लंकापति का मजबूत प्रधानमंत्री 56 इंची, उनसे पूछे बिना परिंदा भी पर नहीं मारता दुनिया में। यह बात भूल जाते, मुझे आपको रोज याद दिलाना पड़ता है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोट, वे केवल उन्हीं पत्रकारों और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हैं जो उन्हें सकारात्मक रूप से दिखाते हैं। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उनके प्रति वो कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय पत्रकारों को भाजपा समर्थित ट्रोल्स द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों का निरंतर सामना करना पड़ता है। अनकोट। उन जो रणबांकुरों में आप भी शामिल, आपकी भी बहुत सेवा करते हैं सारे ट्रोल जो है ना, 1.5 रुपए वाले, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, आने वाले होंगे। साथ ही इसमें रिपोर्ट में इंडिया चैप्टर में क्या कहा है, सरकारें मीडिया को दबाने के लिए औपनिवेशिक काल के कानूनों जैसे राजद्रोह, मानहानि और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रही। यह भी बताया है कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल भी पत्रकारों के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भारत की पत्रकारिता की स्थिति है महोदय।
कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। भारत के मीडिया संस्थानों की कमाई का मुख्य जरिया विज्ञापन से मिलने वाला पैसा है और इन विज्ञापनों का सबसे बड़ा स्रोत केंद्र सरकार ही है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें मीडिया पर दबाव डालने की स्थिति में होती हैं। वे ऐसा करती भी है ताकि मीडिया अपने कंटेंट को लेकर सेंसर करे या उसे प्रकाशित ही ना करे। रिपोर्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के शासन में विज्ञापन पर अरबों डॉलर का सरकारी पैसा खर्च किया गया है। ठीक, ये तो है उनके बारे में। अब आप कई बार मेरे से नाराज होते हो, आप संपादक बोलते हो, ये करते हो। अब न्यूज रूम का भी सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, न्यूज रूम में बता दिया। जो न्यूज रूम है ना आपके, न्यूज रूम तो क्या ही बचे हैं, आपने मैंने तो देखे हैं बहुत नजदीक से, वो जो भी बचे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा संपादक शब्द गलत नहीं है, प्योर संपादक है। रिपोर्ट में न्यूज रूम में भी बताया है कि कमी भी एक बड़ी समस्या बताई गई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि पत्रकारिता खासकर मैनेजमेंट के लेवल पर, प्रबंधन के स्तर पर अब भी ऊंची जाति के हिंदू पुरुषों का ही वर्चस्व है, जिसका असर खबरों के विषय और दृष्टिकोण पर पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रमुख टीवी डिबेट शो में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% से भी कम है। ठीक, साथ में कहते हैं हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा एक हावी ताकत बन गई है जो मौजूदा मामलों को आकार दे रही है, राजनीतिक बहसों की रूपरेखा तय कर रही है और इस जगह को सीमित कर रही है जहां असहमति या अल्पसंख्यकों की आवाज सुनी जा सके। ज्यादातर टीवी मीडिया चैनल, खासकर हिंदी वाले, वो कह रहे हैं हिंदी वाले, मैं बता रहा हूं अंग्रेजी वाले भी, अपने प्रसारण समय का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक खबरों को देते हैं, धार्मिक, हिंदू मुस्लिम, और कभी कभी तो खुले तौर पर मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी नहीं, हर बार, विदाउट फेल। रिपोर्ट बताती है भारत में हर साल औसतन 2 से 3 पत्रकार अपने काम के दौरान मारे जाते हैं, जिससे वह मीडिया पेशेवरों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है। कुछ कान खुले कुछ। मैं तो इस रिपोर्ट को यूं चलाना चाह रहा था स्क्रॉल करके, जो इंडिया के बारे में। सुरक्षा पर, सुरक्षा, जर्नलिस्टों की सुरक्षा, ये आपके मेरे लिए सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा पर दिया गया पैराग्राफ विशेष रूप से गंभीर है। जो कोट कर रहा हूं आशीष भाई, ये सारा कोट है। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें अक्सर ऑनलाइन उत्पीड़न, डराने धमकाने, जान से मारने की धमकियों और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन पर आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाते हैं और उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार भी किया जाता है। वे पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आपराधिक गिरोहों और भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों की हिंसा का भी शिकार बन सकते हैं। हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक उन आलोचकों के खिलाफ आम लोगों से बदला लेने का आह्वान करते हैं जिन्हें वे देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी करार देते हैं। सोशल मीडिया पर संगठित नफरत अभियान और हत्या की धमकियां दी जाती हैं। खासकर महिला पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है, जिनकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाती है। पर्यावरण या कश्मीर से जुड़ी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां उन्हें पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है और कुछ मामलों में उन्हें लंबे समय तक अस्थायी हिरासत में रखा जाता है। अनकोट। ये पेरिस में बैठे हुए लोग बता रहे हैं और अपने वाले डंका बजा रहे हैं स्टूडियो के अंदर। नॉर्थ ब्लॉक से आए हुए पाठ पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप ट्वीट कर रहे हैं। आज इस देश की आशीष भाई ये परिस्थिति है। और अगर आज भी नहीं जागते, मुझे आपने सही कहा कि इस तरह का कार्यक्रम, ये हमारी नैतिक दायित्व है कि हमें जरूर करना चाहिए और उस पर आपने हामी भरी, इसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हो। लेकिन मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा कि भैया ये लम्हों की कथा जो है ना, ये सदियों की सजा बढ़ेगी। पूरा अंडमान का जो हाल किया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। पर्टिकुलर A1 A2 के लिए पूरा देश और दुनिया है। जाग जाओ, अब भी समय है, जाग जाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर हम लोग के पास तो अपने भी एग्जाम्पल होते हैं। एक MIB से, ऑफिशियल MIB के हैंडल से, डिजिटल मीडिया MIB@gov.in, ऑफिशियल MIB से एक नोटिस आया हमें। शायद आपसे चर्चा भी हुई होगी या नहीं भी हो सकता है, कई बार पता नहीं रहता मुझे। हाँ, नोटिस आया। उस नोटिस में बताया गया कि एक कोई ऐसे ही जो जैसे विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी को विदेश भिजवा रहा है, उसी टाइप का कोई 1.5 रुपया वाला था। उसने
उसकी शिकायत, उसको कोट करके हमें पूरा भेजा गया कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। न्यूज लॉन्चर जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और देश में जो है वो फर्जी खबरें चलाता है, फर्जी खबरें चलाता है और फर्जी खबरों से देश को डिफेम करता है। ठीक है, ये आया जुलाई 25 में। ठीक है, और उसने टाइम दिया कि आप इतने वक्त में जवाब दीजिए, अन्यथा बाकी जो होगा। मैंने इतना वक्त क्या, और कोई वकील भाई करने को उतना हमारी क्षमता नहीं, तो हमने खुद जवाब बनाया। हम कहे चलो ये भी ट्राई करते हैं, और मैंने जवाब नहीं बनाया, मैंने सवालों का जवाब तैयार किया। मतलब मेरे कुछ सवाल थे, उनके इतने बड़े चेतावनी पे मेरे कुछ सवाल थे और मैंने उनको भेज दिया। साल होने को है, पलट के दोबारा दिखाया नहीं मुझे। ये भारत सरकार MIB की बात कर रहा हूं। मैंने क्या सवाल किया था उनके सर पर, मैंने इतना बड़े विनम्रता से, शायद उतनी विनम्रता से कई बार बोल नहीं पाता जितना मैंने लिखा था। हाँ, महोदय आपसे विनम्र निवेदन, मैं पढ़ के सुना रहा हूं तो उसको सुनिएगा, उस नोटिस का जवाब, और ऑफिशियल मेल मेरे पास आज भी मौजूद है सर। आपसे विनम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं को पूर्णतया स्पष्ट करने की कृपा करें ताकि बिंदुवार उचित जवाब देना संभव। आप जवाब मांग रहे थे कि नहीं तो ऐसा करेंगे, तो हमने कहा कि थोड़ा सा क्लियरिटी कर दीजिए, फिर बिंदुवार दे देंगे, थोड़ी सी क्लियरिटी। हम कम बुद्धि के आदमी, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं पहला उनसे कहा, मैं कहा शिकायतकर्ता अथवा आपकी तरफ से स्पष्ट हो कि किस विशिष्ट वीडियो में भ्रामक सूचना दी गई है। ऐसे थोड़ा लंतरानी कर दोगे कि हमारे 5000 वीडियो हैं। किस विशिष्ट वीडियो में भ्रामक सूचना दी गई है, क्या भ्रामक सूचना दी गई है, और भ्रामक सूचना का प्रमाणित सत्य क्या है। किस वीडियो में भ्रामक सूचना है और वो भ्रामक सूचना क्या है। सारा संकट तो सत्य का ही है भैया, सत्य तो है ही नहीं। और जो भ्रम हमने फैलाया, मान लो कि आप बता दो कि ये भ्रम फैलाया, उस भ्रम का सत्य क्या है वो बता दो। कि हमने भ्रम फैलाया, आपने भ्रम फैलाया था, 2+2 5 बताया था, 4 होता, आप बता दो। पहला सवाल था। दूसरा था, शिकायतकर्ता अथवा आपकी तरफ से स्पष्ट हो कि एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन में क्या संबंध है। उसमें शिकायत वो था, जवाब मांगा गया था कि आप जो है एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, इंटर दोनों जोड़ करके। तो एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन में क्या संबंध है, ये भी हम जानना चाहते थे कि क्या मिस इंफॉर्मेशन को एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन माना जाता है, या हर एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन की श्रेणी में जाती है, मिस इंफॉर्मेशन की श्रेणी में। तो एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन के बीच क्या संबंध है। वीडियो में विशिष्ट रूप से इंगित किया जाए कि कैसे एंटी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन की श्रेणी में आता है। बस इतना बता दीजिए, एंटी गवर्नमेंट मिस इंफॉर्मेशन कैसे हो गया। इतना नॉनसेंस, मतलब हम तो चाह रहे थे जवाब दे कोई। तीसरा पॉइंट था, शिकायतकर्ता अथवा आपकी तरफ से स्पष्ट हो कि किस वीडियो के किस हिस्से में विशिष्ट रूप से देश विरोधी भावनाओं का प्रसार किया गया है। साथ ही स्पष्ट हो कि सरकार की आलोचना अथवा सरकार के मुखिया पर व्यंग क्या पत्रकारिता में अनैतिक या राष्ट्र विरोधी है। यह भी आप लिखित रूप से बता दीजिए मुझे कि वो अनैतिक है या राष्ट्र विरोधी है। और चौथा नंबर पॉइंट था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि स्पष्ट होना चाहिए कि शिकायतकर्ता की शिकायत की आपने तो जांच अवश्य की होगी, तो विशिष्ट बिंदुओं पर नोटिस भेजते वक्त आपकी जांच के क्या निष्कर्ष निकले थे। भाई शिकायत आई तो डाकिया थोड़ा हो, तुम मंत्रालय हो, देश चला रहे हो ना, कि तुम्हारे पास शिकायत आई और हमारे पास टोपी ट्रांसफर कर दोगे। तुमने शिकायत की जांच की होगी, कहा होगा हाँ यार इस शिकायत में गंभीरता है, तब ना हमको तुमने भेजा। तो तुम्हारी जांच का निष्कर्ष मुझे बता दो कि शिकायतकर्ता की शिकायत की जरूर आपने जांच की होगी, आप भारत सरकार के मंत्रालय हो, तो उसका निष्कर्ष भी मुझे बता दो कि आप उस निष्कर्ष में क्या पाए थे। और आखिर में बस 4 ही सवाल थे हेमंत भाई, ज्यादा सवाल नहीं पूछा। महोदय ऐसे गंभीर आरोप विशिष्टता एवं तथ्यात्मक सीमाओं के साथ होने चाहिए, न कि दिशाहीन, पूर्वाग्रही और अस्पष्ट। महोदय उपरोक्त बिंदुओं पर स्पष्टता के साथ आप हमें प्रत्युत्तर / स्पष्टीकरण के लिए आदेशित करें। हम मेल के माध्यम से
अथवा सशरीर उपस्थित होकर आपके आदेश की पालना करेंगे। धन्यवाद आशीष चित्रांशी। हमने तो ये भी लिख दिया था कि सशरीर आऊंगा, 5 फुट का आदमी जहां कहोगे हाजिर हो जाऊंगा, छोटे दरवाजे से भी घुस जाऊंगा। तो आपका क्या करेंगे? वो क्या करें? उसे मदद कराना उन्होंने अपने, तो ठीक है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब तो देते ही नहीं। आज की तारीख में टॉप टू बॉटम कोई जवाब देता है तो उन्हीं का सिस्टम है। उन्होंने कुछ कहा, आप उल्टे पड़ गए, वो चुप हो गए बेचारे। 100 साल में ये कायरता ही तो सीखी उन्होंने। जवाब थोड़ी देते, भाग जाते। पहले देखिए डराते, आप नहीं डरे तो फिर वो डर जाते। इतनी सी तो बात है शीश भाई। उन्होंने आपको डराने की कोशिश की, अपन नहीं डरे तो वो डर गए, बस। उसके बाद आप भी राष्ट्रप्रेमी हो गए, सारी बात है। जब कोई बड़ा इंजेक्शन लगा दोगे तो फिर राष्ट्रद्रोही हो जाओगे। इस बार तो नोटिस भी नहीं देंगे, इस बार तो सीधा बंद ही कर देंगे। ये विशेष व्यवस्था भी कर दी गई। कह रहे हम लोग के लिए कोई बड़ा दरवाजा भी नहीं बनाना है। बता तो ना कि 5 फुट का आदमी किसी दरवाजे से घुस जाएंगे। चलिए आप लोग, ये हम लोग थोड़ा सा मतलब विषय को आप लोग हमारे साथ, हमारा मतलब हमारा हिस्सा बनके, परिवार बनके समझ पाए, इसलिए थोड़ा सा लाइट भी उसमें, लाइटर नोट में भी रखते हैं। लेकिन मामला बहुत गंभीर है, इस देश के लिए बहुत गंभीर है। पत्रकारिता हम चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि पत्रकारिता की आत्मा जो है ना, वो लोकतंत्र की आत्मा और पत्रकारिता की आत्मा वो सगी बहने हैं। लोकतंत्र की आत्मा जो है, समझ लो कि वो जैसे होता है ना कि मौसी मासी होती है, तो पत्रकारिता, लोकतंत्र जैसे पत्रकारिता अगर किसी भी देश में मर रही है, आप समझ लो लोकतंत्र को इंजेक्ट किया जा रहा है जहर, स्लो पॉइजन। क्योंकि यही पत्रकारिता है। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती क्या होती है? एक लाइन बोलूंगा, नहीं कंट्रोल करूंगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती जो होती है, जो सामंतशाही राजशाही किसी में नहीं है, लोकशाही में है, कि आखिरी पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति होता है, सबसे पीछे गरीब गुरबा गांव में, वह देश के सबसे ऊंचे तख्तोताज पर विराजमान जो निर्वाचित शहंशाह है, उसके सामने बिना लड़खड़ाए, बिना जुबान कांपे हुए अपनी बात रख सके। लेकिन इसकी फिजिबिलिटी नहीं होती है, ये फिजिबल नहीं है कि आखिरी पायदान पर 143 करोड़ में खड़ा व्यक्ति आवे और द्रौपदी मुर्मू और जो है नरेंद्र मोदी से अपनी बात कह दे बिना जुबान कांपे। यही बीच की कड़ी है पत्रकारिता। उस गरीब गुरबा की आवाज को उसी की आवाज में, उसी तीव्रता से, उसी इंटेंसिटी से नरेंद्र मोदी कान में घुसाए, वो पत्रकारिता है। नरेंद्र मोदी के मन की बात सुना, वो पत्रकारिता थोड़ा है, वो तो दरबारी सब भांड है और कर। इसलिए कहे नहीं, जब ये पत्रकारिता मरेगी तो लोकतंत्र मर गया, क्योंकि वो आवाज ही ब्रेक कर जाएगी, बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी बचाएंगे जब तक हमारी सांसें बची रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।